हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्राचीन भारत में होने वाले आक्रमणकारियों के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत की अगर आक्रमणकारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा आक्रमणकारी जो पहला आक्रमण भारत में दिखाई पड़ता है ईरान, फारस या पर्सिया का दिखाई पड़ता है। और ये आक्रमण किस तरह से होते हैं तो सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण करने का पहला साक्ष्य मिलता है साइरस के रूप में मिलता है, दूसरा कंबुजी और तीसरा दारा। यानी कहने का मतलब भारत पर आक्रमण का साक्ष्य अगर कोई पूछे कि पहले आक्रमणकारियों का साक्ष्य आक्रमणकारी, तो भारत पे जो पहला आक्रमणकारी आया उसका नाम था साइरस, दूसरे पे आया था कंबुजी और तीसरे का नाम था दोस्तों दारा फर्स्ट। ये तीनों भारत पर आक्रमण किए, लेकिन इनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता और इनके साक्ष्य भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण है उसको हम सिकंदर के रूप में जानते हैं। सिकंदर महान, जिसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया, जिसके कारण सिकंदर को बहुत सारी चीजें मिली। सिकंदर उपाधि सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। यानी उस सिकंदर के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं जिनका इतिहास में एक महान योद्धा, महान शिष्य के रूप में अवलोकन किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सिकंदर ये था कहां का, ये मेसिडोनिया का था। मेसिडोनिया पड़ता है यूनान में। यूनान कहते हैं दोस्तों अफ्रीका को। ये यूनान अफ्रीका का निवासी था। इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलंपिया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के या नागरिक शास्त्र के, उसके साथ बायोलॉजी के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनके सिकंदर जी के गुरु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु कौन है दोस्तों, सुकरात है। तो गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ पर देखने पे मिलती है। और यहां तक कहा जाता है कि अरस्तु के कहने पर सिकंदर के मन में विश्व विजेता बनने का एक सपना था दोस्तों, कि हमें भी विश्व विजेता बनना है। तो वो हस्तशिल्प का मदद लेता है, हाथ की और पालमिस्ट जिसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब रेखाओं का अध्ययन करता है। और अरस्तु से पूछने के बाद वह भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। अच्छा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ये कब किया। तो पहले चीजें समझेंगे कि फिलिप द्वितीय की मृत्यु होने पर 20 वर्ष की उम्र में 336 में ये मकदूनिया का शासक बना। और मकदूनिया का शासक बनने के बाद बना 336 में 20 साल में, और 20 साल यहां से निकालेंगे तो यानी 30 वर्ष में ये भारत पर आक्रमण किया। जब 30 साल का था तब भारत पे आक्रमण किया। और ये आक्रमण जब करता है 326 ईसा पूर्व में, तो सबसे पहले ये दोस्तों कहां पहुंचता है, सबसे पहले ये पहुंचता है भारत के तक्षशिला। एक स्थान है, कौन सा स्थान, तक्षशिला। तक्षशिला कहां है, तक्षशिला प्रेजेंट में पेशावर में है। कहां पे है दोस्तों, पेशावर है। ये तक्षशिला कहां का प्रदेश है, सिंधु व झेलम के बीच का प्रदेश है। सिंधु प्लस झेलम के बीच का प्रदेश है। वहां का एक शासक था दोस्तों जिसका नाम था आम्भी। क्या नाम है, आम्भी। तो सबसे पहले आम्भी को इतिहास में देशद्रोही शासक बोला गया है। यानी इतिहास का पहला देशद्रोही शासक की संज्ञा आम्भी को दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि 326 में तक्षशिला के शासक आम्भी की सहायता से सिकंदर भारत की ओर रुख करता है। और मध्य रात्रि में दोस्तों कब आक्रमण करता, मध्य रात्रि के समय। मध्य रात्रि में एक स्थान है जिसे हम कह सकते हैं, कैसे आक्रमण किया यहाँ पे मिटा के समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
उस समय कहा गया है कि झेलम में काफी बाढ़ थी। किसमें दोस्तों? झेलम। झेलम का नाम है हाइडेस्पीज। प्लस चेनाब। चेनाब का नाम है उस समय आस्किनी। इन दोनों नदियों के दोआबा पर, या इसको हम कह सकते हैं दोआब पर, दोआब भाग पर आक्रमण किया। और ये भाग कहां पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। इसीलिए, और यहां का हाइडेस्पीस यानी मध्य रात्रि का कुहासा का समय था। ऐसी स्थिति में सिकंदर आंधी की सहायता से झेलम नदी को पार करते हुए भारत के पंजाब प्रांत में पहुंचता है। और पंजाब प्रांत में जो झेलम और चेनाब के बीच का जो भाग है, मैदान है, झेलम नदी का नाम हाइडेस्पीस, चेनाब का नाम आस्किनी। इन दोनों के बीच के प्रदेश को पर जो दोआबा था, यहां का शासक था राजा पोरस। राजा पोरस को दोस्तों सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। और जब 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है तो बहुत ही भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें बहुत भीषण युद्ध होता है दोस्तों। अब जब भीषण युद्ध हो जाता है तो इस युद्ध का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि जो सिकंदर था, सिकंदर क्या करता है? सिकंदर इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। विजय प्राप्त करने के कुछ रीजन थे दोस्तों। क्या रीजन थे? ये युद्ध होता है, लेकिन युद्ध के पहले इस युद्ध में वर्षा हुआ था। जमीन क्या बन गई थी? दलदल। जमीन पे क्या हो गया था? दलदल बन गया था, दलदल। और दलदल के कारण जो जमीन यहां पर दलदल बन गई थी, जिसके कारण जो राजा पुरु था, राजा पुरु, जमीन दलदल बन गई। और जब जमीन दलदल बन गई तो जो राजा पुरु था, इसकी सेना में पर्याप्त मात्रा में कौन रहती थी? हाथी। सेना क्या रहती थी? हाथी। पर्याप्त मात्रा में सेना में हाथी थी, जो अच्छे से दौड़ नहीं पा रही थी। हाथी दौड़ने में, भागने में क्या हो रही थी? दौड़ने में असफल हो रही थी। तो दुश्मन जो सिकंदर था, सिकंदर की सेना में क्या था? घोड़े थे। और जो सिकंदर की सेना में घोड़े थे, ये दौड़ दौड़ के इस पर वार कर रहे थे। ठीक है, घोड़े क्या कर रहे थे दोस्तों? दौड़ दौड़ के वार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में चूंकि राजा पुरु के सामने जब सिकंदर आता है, दोनों में भयानक 8 घंटे तक कहा गया है कि युद्ध चला। और इस युद्ध में राजा पुरु के पास विशाल सेना थी, लेकिन उसकी सेना में सर्वाधिक हस्त सेना थी, यानी हाथियों की सेना थी। और हाथियों का वेट काफी वजन था और जमीन पूरी तरह से दलदल बन चुकी थी, जिसके कारण हाथियां न तो तेजी से दौड़ भाग पाती थी। और इस मौके का फायदा सिकंदर के घोड़ों के द्वारा लगाया जाता है। और सिकंदर के घोड़े एरो एंड बो, धनुष और बाण से युद्ध करते थे, जबकि राजा पुरु के जो सोल्जर थे वो तलवारबाजी चलाते थे। और इस तरह तलवार नजदीक से युद्ध होता है, धनुष बाण दूर से युद्ध होता है। और जब सिकंदर के सोल्जर इनकी हाथियों पर धनुष बाण चलाते हैं,
जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि शीघ्र ही हाथियां आगे सामने के बजाय पीछे भागना शुरू कर देती, क्योंकि हाथियों दलदल के कारण आगे आ नहीं पा रही थी, तो पीछे भागने लगती है और अपनी ही सेना को दबाना रौंदना शुरू कर देती है, जिससे कुछ ही समय में लगभग कहा गया है कि 8 से 9 घंटे युद्ध चला था। और इस युद्ध की में अंतिम में राजा पुरु पराजित होता है और पराजित होने के बाद राजा पुरु सिकंदर के पास लाया गया और सिकंदर पूछता है कि राजा पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो राजा पुरुष कहता है एक राजा दूसरे राजा से जिस तरह से व्यवहार करता है उसी तरह आपको मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। इस घटना के बाद सिकंदर क्या होता है, सिकंदर राजा पोरस से अत्यधिक प्रभावित होता है और राजा पुरु से प्रभावित होने के बाद राजा पुरु का जीता हुआ राज्य वापस कर देता है और वापस करने के बाद वापस चला जाता है। तो अब यहां तक की कहानी में और क्या चीजें हैं कि जब युद्ध विजय प्राप्त कर लिया, विजय के बाद सिकंदर ने क्या क्या किया। विजय के बाद सिकंदर ने 2 शहर स्थापित किया। नंबर 1 क्या किया, 2 शहर स्थापित किया। पहला था निकया। निकया जो था वो विजय की खुशी में था, विजय की खुशी में। दूसरे शहर का नाम था नंबर 1 निकया और नंबर दूसरा जो शहर था बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े के मृत्यु के दुख में। सिकंदर का घोड़ा था दोस्तों बुकाफेला, उसका भी इस युद्ध में डेथ हो गया था और उस मृत्यु के खुशी दुख में वह बुकाफेला शहर की स्थापना किया। ये दोनों शहर कहाँ है, पंजाब में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय, क्वेश्चन कई बार आया है, आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। मगध का शासक घनानंद था। कौन था दोस्तों, घनानंद किस वंश का है, नंद वंश का है। ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण नहीं किया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, ये विशेष ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। कई बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरह से सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। 326 में आक्रमण किया और 323 में 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु हो गई, बेबीलोन में। और 323 बेबीलोन कहां पड़ता है दोस्तों, ये मिस्र में पड़ता है। मिस्र माने अफ्रीका में पड़ता है, मिस्र माने अफ्रीका में। और इस तरह से सिकंदर का पराभव हो जाता है और पुनः सिकंदर के बाद हम लोग देखेंगे इसी का सेनापति है जो सेल्यूकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत पर आक्रमण किया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए अगर इंपॉर्टेंस लगेगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना न भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोगों के पास पहुंचते रहें। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ।